एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं बच्चे करवाती हूँ 1 o'clock वीडियो आती है नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन, आरआरबी की एंड ईएसआईसी सीआरई का जो एग्जाम होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशन। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 2280 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 2281 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना। एंड मैं बहुत ही खुशी से आज एक बात अनाउंस करने जा रही हूँ कि मेरा 7 फरवरी को जो है 6th बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल न्यू बैचेस रहने वाले हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। 7 फरवरी से मेरा 6th बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आरआरबी का 3 मंथ्स के बैचेस रहेंगे। 2 मेरे पास, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी फीस रहेगी 1399, थ्योरी बैच 2199 का, जिसमें आपको नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। सो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड मेरा नॉर्सेट 8 का बैच रहने वाला है, जो कि 80 डेज का 1999 का नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग का। सीआरई ईएसआईसी का 30 डेज का बैच ओनली 999 में। ये तीनों ही बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो और इनरोलमेंट्स अपनी करा सकते हो। ये प्री एनरोलमेंट्स के ऑफर हैं। 7 फेब के बाद ये फीसेस जो है इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर आपको न्यू बैच से न्यू चीज़ों से स्टार्ट करना है तो विदाउट एनी डिले आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन पे नेक्स्ट। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। सो चलो आज के क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद गुलियन बैरन सिंड्रोम विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन। तो एक पेशेंट है जिसको जीबीएस है। जीबीएस मतलब गुलियन बैरन सिंड्रोम है। मैम जीबीएस क्या होता है? इट इज अ असेंडिंग पैरालिसिस। पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है। असेंडिंग पैरालिसिस मतलब फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है आपके पास, ठीक है। पेशेंट के पैरों से पैरालिसिस शुरू होके ऊपर को जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग पैरालिसिस, ठीक है। पेशेंट के नीचे से पैरालिसिस शुरू होगा, पैरों से पैरालिसिस शुरू होगा, ऊपर को जाएगा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? वीकनेस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 10 ब्रेथ्स पर मिनट, नमनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड। सो इट्स अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 10 ब्रेथ्स पर मिनट। देखो अगर रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है तो मतलब जो ये असेंडिंग पैरालिसिस है ये रेस्पिरेटरी मसल्स पे पहुंच गया है, ठीक है। रेस्पिरेटरी मसल्स को भी ये क्या कर रहा है, अब पैरालिसिस कर रहा है। और रेस्पिरेटरी अगर हमारी जो है कंपनसेशन में जा रही है, रेस्पिरेशन हमारा एयरवे जो है, तो अगर मैं एबीसी की बात करूँ तो एबीसी सॉरी, जो आपका एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, एयरवे में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करना पड़ेगा। इस पे आपको पेशेंट को मोस्टली वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग आपको पेशेंट को देनी पड़ती है। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद द इंक्रीज आईसीपी विच फाइंडिंग इज अ मोस्ट कंसर्निंग। तो अगर आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसका आईसीपी इंक्रीज है तो कौन सी फाइंडिंग मोस्ट कंसर्निंग है? हेडेक, नोजिया, ब्लड प्रेशर 190/60, हार्ट रेट जो है 52 है, एंड पिपिलरी चेंजेस। तो पिपिलरी चेंजेस सबसे पहले मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग होती है। ये हमें बताती है कि ब्रेन स्टेम का कंप्रेशन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। यहाँ पे अभी आप कुछ भी मत देखो कि हार्ट रेट कम है, ये वो कुछ भी नहीं। ब्रेन स्टेम हर्निएशन या ब्रेन स्टेम का कंप्रेशन या फिर हर्निएशन बता रहा है अगर पिपिलरी चेंजेस आते हैं, अगर किसी का आईसीपी इंक्रीज है। ध्यान रखना इस बात को, क्लियर। इस पे मत जाओ, ये सब चीजें बाद में। अगर पिपिलरी चेंजेस आ गए आईसीपी इंक्रीज वाले पेशेंट में, देन इट मींस के पेशेंट को बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद सिरोसिस इज एट रिस्क फॉर इसोफेजियल वायरसेस विच मेडिकेशन इज मोस्ट इफेक्टेड फॉर प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। सो सिरोसिस वाला पेशेंट है, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट का मेजर प्रॉब्लम होता है कि उसे इंटरनल ब्लीडिंग्स देखने को मिलती है। पेशेंट को इसोफेजियल वायरसेस का रिस्क है, तो कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव मेडिकेशन रहेगी जो कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकती है? ओमिप्राजोल, प्रोपेनॉल, विटामिन के, फ्रूसामाइड। सो इट्स अ प्रोपेनॉल जो कि है बीटा ब्लॉकर्स। ये हेल्प करेगी पेशेंट को कि उसका जो ब्लीडिंग है उसको रोक दे, ठीक है ना। सो हम ये वेसल्स को थोड़ा डायलेट कर देती है और जो आपका बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको भी ब्लॉक कर देती है, जिससे ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक इज रिसीविंग एटीलेप्स, ठीक है, टीपीए एटीप्लेस सॉरी, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट
एक्शन। सो इस्चीमिक स्ट्रोक वाला पेशेंट है, उसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर चल रहा है, तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? ब्लड प्रेशर हो गया 180/100, माइल्ड हेडेक हो गया, सडन डिक्रीज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लड ग्लूकोज 140। देखो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इंटरनल हैमरेज। क्या करता है ये? इंटरनल हैमरेज, और कह सकती हूँ मैं ब्लीडिंग कराता है। और अगर किसी को हेड में इंटरनल ब्लीडिंग और हैमरेज शुरू हो गया तो सबसे पहला इंडिकेटर तो यही हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। देखो हर एक डिसीज ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इनको करो, बैचेस में भी आ सकते हो, बट चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सीओपीडी वाला पेशेंट है, ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है पेशेंट के, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा? नॉन रीब्रीदेबल मास्क यूज़ करोगे, नेजल मास्क को 2 लीटर पे, सिंपल मास्क को 1 लीटर पे, वेंचुरी मास्क को 10 लीटर पे। जब भी मैं सीओपीडी की बात करती हूँ तो सीओपीडी का भाई बना देती हूँ मैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो रहा है भाई इसमें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन है, मतलब ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन है। अगर आपने उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा दी तो ऑक्सीजन का रिटेंशन भी होना शुरू हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसीलिए सीओपीडी वाले पेशेंट को हम ऑक्सीजन बिल्कुल कम रेट पे देते हैं। कितने रेट पे देंगे? इतना नहीं देंगे, हमेशा 1 से 2 लीटर के रेट पे ही हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं इफ द पेशेंट इज ऑफ सीओपीडी। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद द हाइपोवॉलेमिक शॉक ड्यू टू द जीआई ब्लीडिंग विच फाइंडिंग इंडिकेट वर्जनिंग शॉक। तो आप एक क्लाइंट को असेस कर रहे हो, उसे हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा है, जीआई ब्लीडिंग है। ठीक है, जीआई ब्लीडिंग हुई, अंदर ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक असेस कर रहे हो। क्या इंडिकेट करेगा कि शॉक और ज़्यादा वर्जन हो रहा है? यूरिन आउटपुट 20 हो गई, हार्ट रेट 120 हो गई, ब्लड प्रेशर 70/40 हो गया, कूल एंड क्लैमी स्किन। सो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है विच शोज वर्जनिंग स्टेटस ऑफ द शॉक, और शॉक जो है भाई शुरू हो गया है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ चेस्ट ट्यूब फॉलोइंग न्यूमोथोरेक्स विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो अगर आपको चेस्ट ट्यूब दिख रही है, पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स था, तो इसमें से कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? एब्सेंस ऑफ टाइडलिंग इन अ वाटर सील चैम्बर, ड्रेनेज 50 ml आ रही है, ओकेजनल बबलिंग हो रही है सक्शन कंट्रोल चैम्बर में, ड्रेसिंग ड्राई और इंटैक्ट है। तो ये तो बिल्कुल सही है अगर ड्रेसिंग ड्राई और इंटैक्ट है। अगर इंटरमिटेंट एंड ओकेजनल बबलिंग हो रही है, इट मीन्स एयर जो है आ रही है। ठीक है, और ड्रेनेज भी बिल्कुल सही है। पर अगर एब्सेंस ऑफ टाइडलिंग है भाई, एब्सेंस ऑफ टाइडलिंग मतलब कि पेशेंट का कहीं ना कहीं चेस्ट ट्यूब में क्या हो रखा है? ब्लॉकेज। क्या हो रखा है चेस्ट ट्यूब में? ब्लॉकेज। सो ये चीज़ जो है इमीडिएट एक्शन रिक्वायर कर रही है, आपको ट्यूब को अच्छे से चेक करना है, ऑब्स्ट्रक्शन देखनी है, कहीं कुछ हो ना। Next, the client with the end-stage renal disease is receiving hemodialysis, which laboratory finding is expected, एंड स्टेज रीनल डिसीज पे पेशेंट है, उसको हीमोडायलिसिस चल रहा है। कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग हमें मोस्टली देखने को मिलती है? पोटाशियम 3.2, हीमोग्लोबिन 14, कैल्शियम 7.8, बन 12। सो इट्स अ, अगर पेशेंट का कैल्शियम बिल्कुल हाइपोकैलेसीमिया है, पेशेंट को क्या है? हाइपोकैलेसीमिया देखने को मिल रहा है। मोस्टली ये हमें देखने को मिलता ही है एंड स्टेज रीनल डिसीज़ में, क्योंकि विटामिन डी की जो है एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाती है, प्लस फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाता है, फॉस्फेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता ही है हाइपोकैलेसीमिया मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट, द क्लाइंट विद द हाइपरथायरॉइडिज्म इज एक्सपीरियंसिंग थायराइड स्टॉर्म, विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी। सो अगर किसी का T3 एंड T4 इंक्रीज है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, उससे थायराइड स्टॉर्म की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, क्या इंटरवेंशन आप प्रायोरिटी में करोगे? मिथीमेंजोल लगाओगे, उसे बीटा ब्लॉकर दे दोगे हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए, आईवी फ्लूइड और कूलिंग मेजर्स करोगे, लीवोथायरॉक्सिन दोगे। लीवोथायरॉक्सिन तो हम भाई हाइपोथायरॉइडिज्म में देते हैं, नहीं देंगे। हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स एंड कूलिंग मेजर्स देते हैं। देखो थायराइड स्टॉर्म जो है ना, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। ठीक है, पेशेंट को अगर किसी को हाइपरथायरॉइडिज्म है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसे ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, जिसमें T3 एंड T4 इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि स्ट्रॉम आ जाती है हार्मोन्स की। ठीक है, बाढ़ आ जाती है, जिसमें पेशेंट को पैल्पिटेशन, कार्डियक और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जिसको हम कूलिंग मेजर्स और आईवी फ्लूइड देके ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है द क्लाइंट विद द स्टेटस एपिलेप्टिसिस रिसीविंग IV लोराजेपाम एटिवेन, विच असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको एपिलेप्सी है, लोराजेपाम चल रहा है, क्या असेसमेंट इंपॉर्टेंट है? रेस्पिरेटरी रेट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लड प्रेशर या फिर पिपुलरी रिएक्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर, आराम से क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखा करो।
जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था, पेशेंट एडमिट हुआ है, पल्मनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्टेड है, मोस्ट इफेक्टिव डायग्नोज क्या करोगे भाई? तो इट्स अ स्पाइरल सीटी स्कैन। सबसे इंपॉर्टेंट, स्पाइरल सीटी स्कैन आपको प्रॉपरली बता देगा कि पेशेंट को क्या दिक्कत है और कहाँ पे एम्बोलिज्म जो है ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप क्वेश्चंस के लिए लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, और चैनल को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ, 10,000 क्वेश्चंस तक कंटिन्यू रखूँ। सो मेरे नए बैचेस जो हैं 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अगर मेरे से पढ़ना चाहते थे स्टार्टिंग से तो जुड़ सकते हो। आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, थ्योरी बैच, 3 मंथ्स के बैच की फीस है इंपॉर्टेंट टॉपिक की 139, थ्योरी बैच की 3 मंथ्स की ओनली 2199। नॉर्सेट 8 80 डेज का बैच 1999 में, ESIC CRE का 999 में 30 डेज का बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।